नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स में 32 देशों के 44 प्रतिभागी इस देश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, उत्तराखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, एयर मार्शल हरदीप सिंह बैस जी, संदीप सिंह संधू जी, लोकसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरव गोयल जी और भारतीय सिविल सेवा, पुलिस सेवा और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी जो नेशनल डिफेंस कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं, उनका भी मैं भारत की संसद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब अलग अलग विभागों से भी आए हैं और दुनिया के अलग अलग देशों से भी आए हैं। इसलिए दुनिया के अलग अलग देश से आने वाले अधिकारी भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक, भारत का सामाजिक ढांचा, भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस सेक्टर से लेकर अर्धसैनिक बलों से लेकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा, इन सब पहलुओं पर आपका अध्ययन प्रशिक्षण होगा। जीवन में अध्ययन प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। जो व्यक्ति किसी भी पद पर है, लेकिन जीवन में दृष्टिकोण को व्यापक बनाते रहना, विशालता बनाते रहना, क्योंकि बदलते समय के अंदर, दुनिया के अंदर दृष्टिकोण भी बदलते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ देश का आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा ढांचा भी परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षण प्रशिक्षण मानव जीवन का निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो जीवन में समझ ले कि मुझे हर रोज नया समझना है, नया अनुभव प्राप्त करना है, नया प्रशिक्षण प्राप्त करना है, वह अपने जीवन के अंदर एक बहुआयामी प्रतिभाओं का धनी होता है। और इसीलिए इस दृष्टिकोण से मुझे खुशी है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स के अंदर विभिन्न क्षेत्र के अनुभवी एक्सपर्ट लोगों का लगातार आपके साथ संवाद होता है और दुनिया के कई एक्सपर्ट लोगों का भी संवाद होता है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जिनका अनुभव है। इसलिए व्यक्ति की क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसा विषय है जो लगातार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें
तो भारत की आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा समय हो गया और हमारे संविधान को एडॉप्ट करे हुए भी 75 वर्ष हो गए। इसलिए हमने 75 वर्ष की जहां आजादी को हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया और नए लक्ष्यों के साथ, नए संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए नई रणनीति बनाई, नया रोड मैप बनाया, बदलती परिस्थितियों के अनुसार रोड मैप बनाया। उसी तरीके से भारत के संविधान के अंदर जो हमारी 75 वर्ष की यात्रा है, उस 75 वर्ष की यात्रा में हमारी संसद हो, हमारा देश संविधान से चलता है और इसीलिए भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है हमारे मार्गदर्शन का। और आप जब भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कितनी व्यापकता, कितनी विशालता उस संविधान में है, जिसको संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष हर अनुच्छेद से लेकर हर छोटे विषयों पर एक व्यापक डिबेट हुई, व्यापक चर्चा हुई, सहमति असहमति भी हुई। लेकिन 3 वर्ष की व्यापक डिबेट अनुभव से हमने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन भी किया और भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के अनुसार हमने संविधान निर्माण के अंदर भूमिका निभाई। और इसी संसद के केंद्रीय कक्ष में जहां आपको देखने का अवसर मिलेगा, 3 वर्ष तक चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से हमने संविधान के निर्माण की कार्रवाई को पूरा किया। इससे संविधान निर्माण के जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, उनको हमने श्रद्धांजलि भी दी है और उनको याद भी किया है। इस संविधान के अंदर उस समय भी 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान बनाने में योगदान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में ये संविधान हम सबका मार्गदर्शन है और उसी संविधान से भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, संसदीय लोकतंत्र अपनाया, जिसमें 2 हाउस, एक हाउस जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से चुनकर लोग आते हैं, उसको अपर हाउस राज्यसभा कहते हैं, और जिससे डायरेक्ट चुनकर जनता से प्रतिनिधि आते हैं उसको लोकसभा कहते हैं। ये 2 सदनों का संसद का हमारा संसद है और इसमें इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान की तरह हर विषय, हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा, संवाद के साथ जहां आवश्यक हुआ संविधान में परिवर्तन भी किया, क्योंकि हमारा संविधान लचीला है और उसमें परिवर्तन करने का प्रावधान है। परिस्थिति बदलती भी परिस्थितियों के अनुसार हमने संविधान में परिवर्तन करने का काम किया। इसी तरीके से हम 75 वर्ष के अंदर देश के हित में, राष्ट्र के हित में कानूनों के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। हमने जो हमारे पुराने कानून थे, जो वर्षों से पुराने आजादी के पहले के भी कानून थे, हमने जहां कानून आवश्यक थे उनको रिफिल करने का काम किया और जनता की जहां आवश्यकता थी उनको सामाजिक, आर्थिक अधिकार और पारदर्शिता, हमारे रोड मैप में जनता को ज्यादा अधिकार देना, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही लाना, ये प्रमुख रूप से हमारे संविधान में भी और समय समय पर भी संसद में कानून बनाते समय भी हमने इस परिप्रेक्ष्य में कानूनों में परिवर्तन किया। इसलिए आर्थिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन के अंदर सुचिता है, पारदर्शिता है,
जवाबदेह आए और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो। आज भारत के अंदर हम कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीबीटी कराते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम है हमारे यहाँ पर। और इसलिए दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भारत ने जल्दी अपनाया है। हमारी संसद में भी हमने टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया है। हमारी जितनी भी डिबेट पुरानी थी उन डिबेट को हमने कंप्यूटराइज किया, मेटा डेटा पे लाए, सब्जेक्ट पे लाए, ताकि आने वाला व्यक्ति संसद की डिबेटों को देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, सामरिक मुद्दों पर और जिस विषय पर विधेयक बने उस पर चर्चा कर सके। इसी के साथ साथ जो भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आर्थिक परिप्रेक्ष्य, उस आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार भारत ने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में संसद में डिबेट करी, चर्चा की, आवश्यक कानून बनाने का काम किया। जो दुनिया की वैश्विक चुनौतियां हैं, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उन चुनौतियों में भारत ने समाधान निकाला। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, विश्व के मंचों पर किस तरीके से पर्यावरण हमारी जीवन शैली का अंग है, उस पर्यावरण को जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, ये संदेश दिया। हमने सोलर अलायंस जैसे बहुत सारे परिवर्तन किए। हमने ऊर्जा को के अंदर बड़ा व्यापक परिवर्तन किया, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे क्लीन एनर्जी हो। हमने विश्व के जो हमारे मापदंड है, वो जो हमने लक्ष्य तय किए थे, उन लक्ष्यों से पहले हमने ग्रीन और क्लीन एनर्जी के अंदर बड़ा परिवर्तन किया। आने वाले समय के अंदर परमाणु ऊर्जा के बारे में भी इस बजट में व्यापक प्रावधान रखा है, ताकि हम परमाणु ऊर्जा के बारे में भी लोगों को सस्ती बिजली भी और क्लीन एनर्जी भी दे सके। इसलिए पर्यावरण के बारे में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को भी भारत ने समाधान का रास्ता निकाला और विश्व में एक दिशा देने का भी काम किया। और इसलिए प्रौद्योगिकी के सवाल पर आप निश्चित हो सकते, हमारी IITN जितनी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हमने जल्दी से अपनाया भी सही और दूर दराज के इलाके तक लोगों को डिजिटल सुविधा पहुंचे। आज भारत के अंदर जहां 140 करोड़ लोगों का देश है, भारत की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा है, कहीं छोटी छोटी ढानियां हैं, उनमें भी हमने डिजिटल रूप से प्रयास किया है कि छोटे छोटे गांवों के अंदर भी लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सके। डिजिटाइजेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी ध्यान देते हुए हमने फाइबर केबल भी बिछाने का काम बड़े स्तर पर किया। लाखों गांवों के अंदर हमने फाइबर केबल बिछाकर लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव ढानी में कर सके। और आज जितनी हमारी आबादी है, उस आबादी का 97% लोग मोबाइल यूज करते हैं। हमारी महिलाएं गांव उठाने के अंदर भी मोबाइल का उपयोग करती है। इसलिए दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, चाहे अन्य सेक्टर के अंदर, उसमें भी हमने बेहतर तरीके से काम किया है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे स्ट्रेटेजिक रूप से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी और हमारे वैश्विक संबंध भी अच्छे हों। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति, संस्कार है। हम सारे विश्व को परिवार मानते हैं। इसलिए G20 के अंदर भी हमने इसी एजेंडे को रखा, वसुधैव कुटुंबकम वाले एजेंडे पर हमने काम किया। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसी के साथ हमने ऊर्जा के सेक्टर के अंदर भी पूरे विश्वव्यापी नीतियां बनाने की योजना बनाई। इसलिए भारत की कोशिश रहती है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अंदर भी
हम सब देशों के साथ हमारा समान व्यवहार हो, हमारी मित्रता हो, और उसके साथ साथ हमारे आर्थिक और हमारे रक्षा संबंधी मुद्दों पर भी हमारी लगातार चर्चा होती रहे। आज भारत के सभी वैश्विक देशों से अच्छे मधुर संबंध हैं और भारत ये कोशिश कर रहा है कि सब अपने अपने देश की स्वायत्तता हो, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास हो, ऐसे हमारे नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इन सारे विषयों पर आपकी चर्चा होगी। मुझे आशा है कि आपके इस अध्ययन दौरे पर आपका कुछ प्रेरणा स्थल पर भी जाना होगा। आप देखेंगे किस तरीके से सामाजिक इतिहास के अंदर भारत योद्धाओं की धरती रहे। भारत के योद्धा दुनिया के अंदर युद्ध लड़ने गए थे, उस समय राजाओं के राज में भी गए थे, अंग्रेजों के शासन में भी गए थे। इसलिए हमारे योद्धा भी कितनी मजबूती से लड़ते थे, इसको भी आपको इस केंद्रीय कक्ष के बाद आपको प्रेरणा स्तर पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको संसद के अंदर पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, हमारी लाइब्रेरी, जैसा हमारे सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि ये सब आपको देखने का अवसर मिलेगा। और उसके साथ 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा, उसकी डिबेट, चर्चा, सहमति असहमति से हमने वैश्विक मुद्दों का समाधान किया, हमने भारत के आंतरिक मुद्दों का समाधान किया, और हमने कोशिश की कि हमारा लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो। इसीलिए हमारे दुनिया के देशों से भी लोकतांत्रिक मूल्यों को भी हम साझा करते हैं। हमारी संसदें आपस में एक दूसरी संसद चर्चा संवाद करते हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उस बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने का प्रयास करते हैं, ताकि अपनी अपनी संसदें अपनी अपनी स्वायत्तता से लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की अभाव आकांक्षाओं को पूरी कर सके, और वैश्विक मुद्दे भी और देश के आंतरिक मुद्दे भी, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दों का समाधान कर सके। मैं पुनः आप यहाँ पधारे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।